कहानी की शुरुआत कोरिया के सुनजिन हाई स्कूल से होती है। यहाँ 12वीं के छात्र अपनी परीक्षा देकर क्लासरूम से बाहर निकल रहे हैं। यह असली फाइनल परीक्षा नहीं, बल्कि उसकी तैयारी के लिए ली गई मॉक परीक्षा थी, क्योंकि आने वाली फाइनल परीक्षा ही तय करने वाली थी कि किसे अपने सपनों की यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलेगा। ज्यादातर छात्र खुश नजर आते हैं। उन्हें लगता है कि पेपर काफी आसान था। इन्हीं छात्रों में एक लड़का है, किम। वह भी मुस्कुराते हुए बाहर निकलता है और उम्मीद करता है कि असली परीक्षा भी इतनी ही आसान होगी। इसके बाद किम अपने सबसे अच्छे दोस्त चुल के पास जाता है और उससे पूछता है कि उसका पेपर कैसा गया। लेकिन चुल का ध्यान परीक्षा पर बिल्कुल नहीं होता। वह अपने फोन में पूरी तरह खोया हुआ लगातार खबरें देख रहा होता है। किम हैरान होकर पूछता है कि आखिर वह देख क्या रहा है। तब चुल बताता है कि वह आसमान में दिखाई देने वाले उन रहस्यमयी गोलों की नई खबरें देख रहा है जो पिछले 1 साल से पूरी दुनिया के लिए पहेली बने हुए हैं। चुल को वह दिन याद आता है जब उसने पहली बार उन गोलों को देखा था। उस दिन वह रोज की तरह स्कूल जाने के लिए घर से निकला था, लेकिन सड़क पर पहुंचते ही उसने देखा कि सभी लोग अपनी जगह पर खड़े हैं और डर से आसमान की तरफ देख रहे हैं। जब चुल ने भी ऊपर देखा तो वह हैरान रह गया। पूरे आसमान में अनगिनत अजीब गोलाकार चीजें तैर रही थीं। वे बिल्कुल भी सामान्य नहीं लग रही थीं। सबसे अजीब बात यह थी कि वे जरा भी हिल नहीं रही थीं, बस एक ही जगह पर बिल्कुल स्थिर खड़ी थीं। जल्द ही पता चलता है कि ये रहस्यमयी गोले सिर्फ कोरिया में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के आसमान में दिखाई दे रहे हैं। हर देश में अफरा तफरी मच जाती है। वैज्ञानिक और सरकारें यह जानने की कोशिश करती हैं कि ये आखिर हैं क्या, कहां से आए हैं और क्या इंसानों के लिए कोई खतरा बन सकते हैं। लेकिन दुनिया की कोई भी वैज्ञानिक संस्था इन गोलों की पहचान नहीं कर पाती। कई देशों की सेनाएं लड़ाकू विमानों से इन्हें नष्ट करने की कोशिश करती हैं, मगर उन हमलों का इन पर जरा भी असर नहीं पड़ता। उल्टा, जितना इन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है, ये उतनी ही तेजी से अपनी संख्या बढ़ाने लगते हैं। आखिरकार दुनिया की सरकारें फैसला करती हैं कि जब तक इनके बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल जाती, तब तक इन्हें छेड़ा नहीं जाएगा। समय बीतता जाता है। चूंकि ये रहस्यमयी गोले किसी पर हमला नहीं करते, इसलिए लोग धीरे धीरे इनके साथ जीना सीख लेते हैं। कुछ समय बाद सब अपनी सामान्य जिंदगी में वापस लौट जाते हैं, जबकि वे गोले अब भी चुपचाप आसमान में तैरते रहते हैं। वर्तमान में लौटने पर पता चलता है कि चुल अब भी इन गोलों के बारे में सबसे ज्यादा दिलचस्पी रखता है। वह हर नई खबर और हर नई थ्योरी पर नजर रखता है। किम उसे समझाता है कि अब इन सब बातों को छोड़कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि फाइनल परीक्षा बहुत करीब है। स्कूल से घर लौटते समय दोनों की नजर अपने क्लासमेट हान पर पड़ती है। हान पूरे स्कूल का सबसे होशियार छात्र है, लेकिन उसकी एक ही परेशानी है, उसका कोई दोस्त नहीं है। चुल उससे बात करने की कोशिश करता है और पूछता है कि उसका पेपर कैसा गया, लेकिन हान बिना कोई जवाब दिए सीधे बस में चढ़ जाता है और वहां से चला जाता है। हान के इस व्यवहार से चुल को थोड़ा बुरा लगता है। इसके बाद वह और किम अपने अपने घर लौट जाते हैं। अगले दिन कोरियाई सेना के पास एक चौंकाने वाली खबर पहुंचती है। आसमान में तैर रहे रहस्यमयी गोलों में से एक अचानक जमीन पर एक सुनसान इलाके में गिर गया है। बिना समय गंवाए सेना की एक टुकड़ी उस जगह भेजी जाती है। किसी को नहीं पता कि यह चीज आखिर क्या है और यह कितनी खतरनाक हो सकती है। जब सैनिक वहां पहुंचते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि यह गोला बाकी गोलों से अलग है। यह अब पूरी तरह स्थिर नहीं है। इसके अंदर से अजीब रोशनी निकल रही है और ऐसा लग रहा है जैसे उसके भीतर कुछ लगातार हिल रहा हो। सैनिक घबरा जाते हैं। वे विशेषज्ञों के आने का इंतजार करने लगते हैं ताकि पहले इसकी ठीक से जांच की जा सके। लेकिन उनकी टुकड़ी का कमांडर इस खतरे को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेता। उसे लगता है कि यह सिर्फ धातु का एक बड़ा गोला है। वह अपनी पिस्तौल निकालता है और उस गोले पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। इसके बाद वह और भी बड़ा कदम उठाता है। वह रॉकेट लॉन्चर मंगवाता है और खुद उस गोले पर मिसाइल दाग देता है। धमाके के बाद चारों तरफ धुआं फैल जाता है। कुछ पल के लिए किसी को कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन तभी धुएं के बीच वह रहस्यमयी गोला अपना असली रूप बदलना शुरू कर देता है और उसी पल पूरी दुनिया की किस्मत हमेशा के लिए बदल जाती है। 4 हफ्ते बाद हम फिर से सुनजिन हाई स्कूल पहुंचते हैं। चुल, किम और उनके बाकी सहपाठी क्लास में हंसी मजाक कर रहे होते हैं। तभी उनकी क्लास टीचर मिस पार्क अंदर आती हैं। मिस पार्क सभी छात्रों की पसंदीदा टीचर हैं। वह बहुत दयालु हैं और अपने छात्रों की हमेशा मदद करती हैं। पढ़ाई के साथ साथ उनकी निजी परेशानियों में भी उनका साथ देती हैं, इसलिए सभी छात्र उनका बहुत सम्मान करते हैं। मिस पार्क मॉक परीक्षा के रिजल्ट बांटना शुरू करती हैं और बताती हैं कि इस बार भी हान ने हर विषय में सबसे ज्यादा अंक हासिल किए हैं। इसके बाद वह बाकी छात्रों की कॉपियां भी बांटती जाती हैं। आखिर में वह क्लास के 2 सबसे कम अंक लाने वाले छात्रों गाल और रैक तक पहुंचती हैं। गाल क्लास का सबसे बड़ा बदमाश है। पूरी क्लास उससे डरती है। जैसे ही गाल अपनी उत्तर पुस्तिका लेकर अपनी सीट की तरफ बढ़ता है,
वह जानबूझकर हान का बैग जोर से पैर मारकर एक तरफ फेंक देता है। तभी पता चलता है कि गाल लंबे समय से बिना किसी वजह के हान को परेशान करता आ रहा है और हान हमेशा की तरह इस बार भी चुप रहता है। वह कभी उसका विरोध नहीं करता, इसलिए गाल उसकी चुप्पी का बार बार फायदा उठाता है। लेकिन इस बार मिस पार्क सब कुछ अपनी आंखों से देख लेती हैं। उन्हें गाल की हरकत पर बहुत गुस्सा आता है। वह उसे डांटती हैं और फैसला करती हैं कि इस बार उसे उसकी गलती की सजा जरूर मिलेगी ताकि वह दोबारा ऐसा न करे। लेकिन तभी प्रिंसिपल का तुरंत संदेश आता है। सभी टीचर्स को एक जरूरी मीटिंग के लिए बुलाया जाता है। मिस पार्क बिना देर किए बाकी शिक्षकों के साथ मीटिंग रूम चली जाती हैं। कुछ देर बाद जब वह वापस क्लास में लौटती हैं, तो उनके चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ चुका होता है। वह बेहद डरी और परेशान दिखाई देती हैं। वह सभी छात्रों से शांत रहने को कहती हैं और ध्यान से उनकी बात सुनने के लिए कहती हैं, क्योंकि उन्हें एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा करनी है। इसके बाद मिस पार्क बताती हैं कि वह फाइनल परीक्षा, जिसके आधार पर सभी छात्रों का यूनिवर्सिटी में दाखिला होना था, उसे सरकार ने आधिकारिक तौर पर रद्द कर दिया है। यह खबर सुनते ही पूरी क्लास सन्न रह जाती है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर यह सब अचानक कैसे हो गया। सभी छात्र घबराकर सवाल पूछने लगते हैं। अगर फाइनल परीक्षा ही नहीं होगी तो यूनिवर्सिटी में दाखिला कैसे मिलेगा? कुछ ही पल में पूरी क्लास शोर से भर जाती है। हर कोई मिस पार्क से जवाब मांगने लगता है। छात्रों की उलझन दूर करने के लिए मिस पार्क टीवी पर रक्षा मंत्री का सीधा प्रसारण चला देती हैं। रक्षा मंत्री पूरे देश को संबोधित करते हुए घोषणा करते हैं कि 12वीं के सभी छात्रों की फाइनल परीक्षा आधिकारिक रूप से रद्द कर दी गई है, क्योंकि आज से सभी 12वीं के छात्रों को सेना के रिजर्व सैनिक के रूप में भर्ती किया जाएगा। वह आगे बताते हैं कि स्कूल बंद नहीं होंगे, पढ़ाई पहले की तरह चलती रहेगी, लेकिन अब यूनिवर्सिटी में दाखिले का तरीका पूरी तरह बदल चुका है। अब छात्रों का प्रदर्शन उनकी सैन्य ट्रेनिंग के आधार पर आंका जाएगा। जो छात्र ट्रेनिंग में सबसे अच्छा प्रदर्शन करेंगे उन्हें सबसे ज्यादा अंक मिलेंगे और जिनके अंक सबसे अधिक होंगे उन्हें सबसे अच्छी यूनिवर्सिटियों में दाखिला मिलेगा। यानी अब जितना अच्छा प्रदर्शन सेना की ट्रेनिंग में होगा, उतनी ही बेहतर रैंक और उतना ही अच्छा भविष्य उनका इंतजार करेगा। ये सब सुनकर पूरी क्लास हैरान रह जाती है। किसी को यकीन ही नहीं होता कि उनकी जिंदगी इतनी अचानक बदल जाएगी। कुछ छात्र इस खबर से उत्साहित हो जाते हैं। उन्हें सैनिक बनने का विचार रोमांचक लगता है, लेकिन कई छात्र डर जाते हैं और आने वाले समय को लेकर चिंता में पड़ जाते हैं। क्लास से जाने से पहले मिस पार्क सभी छात्रों को सहमति पत्र देती हैं और कहती हैं कि इस पर उनके माता पिता के हस्ताक्षर जरूरी हैं। इसके बाद वह भारी मन से क्लास से बाहर चली जाती हैं। उनके चेहरे से साफ पता चल रहा होता है कि उन्हें अपने छात्रों की बहुत चिंता है। मिस पार्क के जाने के बाद भी छात्र इसी बारे में बातें करते रहते हैं। इसी बीच गाल हमेशा की तरह हान के पास पहुंच जाता है और उसका मजाक उड़ाने लगता है, लेकिन इस बार वह सारी हदें पार कर देता है। वह हान पर हाथ उठा देता है। बस यही वह पल होता है जब हान का सब्र टूट जाता है। जो लड़का हमेशा चुप रहता था, इस बार वह गाल को जोरदार मुक्का मार देता है। देखते ही देखते दोनों के बीच मारपीट शुरू हो जाती है। आखिरकार बाकी छात्र बीच में आकर किसी तरह दोनों को अलग करते हैं। तभी अचानक स्कूल के मैदान से जोर जोर की आवाजें आने लगती हैं। सभी छात्र दौड़कर खिड़की के पास पहुंचते हैं। बाहर का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। स्कूल के अंदर कई सैन्य ट्रक आ चुके होते हैं, जिनमें बड़ी संख्या में सैनिक मौजूद होते हैं। सैनिक पूरे स्कूल में अपना सामान उतारना शुरू कर देते हैं और जगह जगह ट्रेनिंग की तैयारी होने लगती है। ये सब देखकर हर छात्र के मन में डर और बेचैनी बढ़ने लगती है। उसी दिन बाद में चुल हान से मिलने जाता है। वह लड़ाई के बाद उसका हाल पूछता है और प्यार से समझाता है कि उसे अपने सहपाठियों से घुलने मिलने की कोशिश करनी चाहिए। हर समय अकेले रहना ठीक नहीं है, लेकिन हान ठंडे अंदाज में जवाब देता है कि उसकी क्लास के सभी लोग बेवकूफ हैं और उसे उनमें से किसी से भी दोस्ती करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। चुल समझ जाता है कि उससे बहस करने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए वह चुपचाप वहां से चला जाता है। रात को सभी छात्र अपने अपने घर पहुंचकर अपने माता पिता को स्कूल में हुई सारी बातें बताते हैं। उनके माता पिता सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर देते हैं और उसी पल से 12वीं के सभी छात्र आधिकारिक रूप से सेना के रिजर्व सैनिक बन जाते हैं। अगले दिन जब सभी छात्र हमेशा की तरह स्कूल पहुंचते हैं तो उनके सामने बिल्कुल अलग नजारा होता है। पूरा स्कूल अब एक सैन्य कैंप में बदल चुका होता है। चारों तरफ सैनिक, हथियार और ट्रेनिंग का सामान दिखाई देता है। ये सब देखकर छात्र हैरान रह जाते हैं। डर अभी भी उनके मन में है, लेकिन नई चीजें देखकर कई छात्रों के अंदर उत्साह भी पैदा हो जाता है। कुछ देर बाद मिस पार्क क्लास में आती हैं। उनके साथ सेना के एक अधिकारी भी होते हैं। वह अपना परिचय लेफ्टिनेंट ली के रूप में देते हैं और बताते हैं कि अब से वही इस पूरी सैन्य ट्रेनिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे। वह छात्रों को समझाते हैं कि रोज होने वाली ट्रेनिंग उनकी निगरानी में होगी। स्कूल के बाद लेफ्टिनेंट ली कुछ छात्रों को अलग अलग जिम्मेदारियां भी सौंपते हैं। वह क्लास प्रेसिडेंट यू को अपना सहायक और बाकी छात्रों के बीच संपर्क बनाए रखने की जिम्मेदारी देते हैं। इसके बाद वह चुल को
सभी दस्तावेज और उपस्थिति का रिकॉर्ड संभालने का काम सौंपते हैं। सारी जिम्मेदारियां बांटने के बाद लेफ्टिनेंट ली अपने दूसरे अधिकारी लेफ्टिनेंट बेन का परिचय कराते हैं। वह बताते हैं कि जब भी वह मौजूद नहीं होंगे तब लेफ्टिनेंट बेन ही पूरे प्रशिक्षण की कमान संभालेंगे, इसलिए सभी छात्रों को उनके आदेश भी उसी तरह मानने होंगे जैसे वे लेफ्टिनेंट ली के आदेश मानते हैं। इसके बाद छात्रों को तैयारी के लिए 30 मिनट का समय दिया जाता है। कुछ ही देर में सभी छात्र स्कूल के मैदान में इकट्ठा हो जाते हैं और उनकी सैन्य ट्रेनिंग का पहला दिन शुरू हो जाता है। शुरुआत से ही लेफ्टिनेंट ली किसी तरह की नरमी नहीं दिखाते। वो छात्रों से लगातार दौड़ लगवाते हैं, कठिन एक्सरसाइज करवाते हैं और कई थका देने वाली ड्रिल्स भी कराते हैं। इतनी कठिन ट्रेनिंग की किसी को आदत नहीं होती। कुछ ही देर में सभी बुरी तरह थक जाते हैं, उनके शरीर में दर्द होने लगता है और खड़े रहना भी मुश्किल हो जाता है। ट्रेनिंग खत्म होने तक उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी होती है कि वे मुश्किल से अपने कमरों तक लौट पाते हैं। खासकर लड़कियों के लिए यह शारीरिक मेहनत और भी ज्यादा कठिन साबित होती है। रात को कुछ लड़के जागकर आपस में बातें करने लगते हैं। गाल अपने फोन पर एक वीडियो चलाता है और बाकी लड़के उसके आसपास बैठकर उसे देखते हुए हंसने लगते हैं। सिर्फ हान उनसे अलग बैठकर पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन शोर की वजह से उसका ध्यान बिल्कुल नहीं लग पाता। आखिरकार वह चुपचाप अपनी किताब उठाता है और बाहर जाकर शांति से पढ़ने का फैसला करता है। जैसे ही हान बाहर जाने लगता है तभी लेफ्टिनेंट ली उसे देख लेते हैं और रात में बाहर जाने से मना कर देते हैं। हान कहता है कि गाल अपने फोन पर तेज आवाज में वीडियो चला रहा है, इसलिए वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगा पा रहा। ये सुनते ही लेफ्टिनेंट ली गाल के पास जाते हैं, उसका फोन जब्त कर लेते हैं और सजा के तौर पर उसके रिकॉर्ड से 3 अंक भी काट देते हैं। इसके बाद वो वहां से चले जाते हैं। गाल गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वह फिर से हान पर हाथ उठाने ही वाला होता है कि तभी लेफ्टिनेंट ली दोबारा वापस आ जाते हैं। वह दोनों को रोकते हैं और साफ कह देते हैं कि उनके कैंप में इस तरह का व्यवहार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सजा के तौर पर वह दोनों को पूरी रात सामान और खाने पीने का राशन ढोने का काम सौंप देते हैं। दोनों के पास आदेश मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। रात भर काम करते करते उनके बीच का तनाव फिर बढ़ने लगता है और दोनों एक बार फिर झगड़ने लगते हैं। इसी दौरान चुल भी वहीं पास में होता है। वह दोनों को लड़ते हुए देखता है और उन्हें रोकने के लिए तुरंत उनकी तरफ दौड़ पड़ता है, लेकिन तभी अचानक आसमान से एक चमकता हुआ रहस्यमयी गोला उनके बिल्कुल पास आकर गिरता है। अगले ही पल वह गोला अपना रूप बदलने लगता है। उसमें से बैंगनी रोशनी से चमकता एक डरावना जीव बाहर निकल आता है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वह सीधे हान पर हमला कर देता है और देखते ही देखते उसे अपने अंदर समा लेता है। यह सब चुल और गाल अपनी आंखों के सामने देखते रह जाते हैं। दोनों इतने डर जाते हैं कि उनके शरीर तक नहीं हिलते। फिर वह रहस्यमयी जीव चुल की तरफ बढ़ता है, लेकिन ठीक आखिरी पल पर लेफ्टिनेंट ली वहां पहुंच जाते हैं और चुल की जान बचा लेते हैं। इसके तुरंत बाद वह जीव फिर से उसी गोलाकार रूप में बदल जाता है और वहां से गायब हो जाता है। चुल और गाल किसी तरह बच तो जाते हैं, लेकिन अपने दोस्त की मौत अपनी आंखों के सामने देखने के बाद दोनों गहरे सदमे में चले जाते हैं। कुछ देर बाद लेफ्टिनेंट ली पूरी घटना की जानकारी मिस पार्क को देते हैं और उन्हें बताते हैं कि हान अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनते ही मिस पार्क पूरी तरह टूट जाती हैं। वह अपने आंसू नहीं रोक पाती। हान उनके लिए सिर्फ एक छात्र नहीं था, वह उसे अपने छोटे भाई की तरह मानती थी। लेफ्टिनेंट ली उन्हें किसी तरह संभालते हैं और कहते हैं कि इस समय सबसे जरूरी बात यह है कि बाकी छात्रों को इस घटना के बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, वरना पूरे स्कूल में डर और अफरा तफरी फैल जाएगी। आखिरकार भारी मन से मिस पार्क उनकी बात मान लेती हैं। इसके बाद वह चुल और गाल से मिलने जाती हैं। दोनों अभी भी सदमे में होते हैं। उनके चेहरे का रंग उड़ चुका होता है और वे ठीक से बोल भी नहीं पा रहे होते। मिस पार्क उन्हें शांत करने की कोशिश करती हैं और फिर उनसे एक वादा मांगती हैं। वह कहती हैं कि हान की मौत और उस रहस्यमयी जीव के बारे में किसी भी छात्र को कुछ नहीं बताया जाएगा। अगर कोई हान के बारे में पूछे तो बस इतना कहना है कि उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई थी और वह घर चला गया है। अब वह आगे की ट्रेनिंग में हिस्सा नहीं ले पाएगा। चुल और गाल वापस क्लास में लौट आते हैं और ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे कुछ हुआ ही न हो। जब बाकी छात्र हान के बारे में पूछते हैं तो दोनों वही कहानी दोहरा देते हैं कि उसकी तबीयत खराब होने की वजह से वह घर चला गया है। उधर लेफ्टिनेंट ली अपने कमरे में अकेले बैठे हुए 1 महीने पहले की घटनाओं को याद कर रहे होते हैं। तभी पता चलता है कि वही उस सैन्य टुकड़ी का हिस्सा थे जिसने सबसे पहले जमीन पर गिरे उस रहस्यमयी गोले का सामना किया था। उसी घटना में उनके कमांडर ने बिना सोचे समझे उस गोले पर रॉकेट दाग दिया था। मिसाइल लगते ही वह गोला अपना असली रूप दिखाने लगा। उसमें से बड़ी संख्या में वही रहस्यमयी जीव बाहर निकल आए। उन्होंने कुछ ही पलों में पूरी सैन्य टुकड़ी पर हमला कर दिया। एक एक करके सभी सैनिक मारे गए और आखिर में सिर्फ लेफ्टिनेंट ली ही जिंदा बच पाए। उन्होंने अपने सभी साथियों को अपनी आंखों के सामने खो दिया था और उस समय वह कुछ भी नहीं कर सके। उसी दिन उन्होंने एक फैसला किया।
अब वह इन छात्रों को इतनी अच्छी ट्रेनिंग देंगे कि उनके साथ कभी वही हादसा न हो जो उनकी पूरी टुकड़ी के साथ हुआ था। अगले दिन से लेफ्टिनेंट ली छात्रों को हथियार चलाने और निशानेबाजी की ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं। हर गुजरते दिन के साथ उनकी ट्रेनिंग और भी कठिन होती जाती है। वह चाहते हैं कि कम से कम समय में सभी छात्र पूरी तरह तैयार हो जाएं, लेकिन छात्रों को अभी तक असली सच्चाई का कोई अंदाजा नहीं होता। उन्हें बस इतना लगता है कि लेफ्टिनेंट ली एक बहुत सख्त और भावनाहीन अधिकारी हैं। कुछ दिनों बाद लेफ्टिनेंट ली सभी छात्रों को क्लासरूम में बुलाते हैं। आज उन्हें हथियार खोलने और दोबारा जोड़ने की परीक्षा देनी होती है। लेफ्टिनेंट ली अपनी घड़ी में 1 मिनट का समय सेट करते हैं और बताते हैं कि हर छात्र को इसी समय के अंदर अपनी राइफल खोलकर फिर से जोड़नी होगी। परीक्षा शुरू होती है। लगभग सभी छात्र समय रहते अपना काम पूरा कर लेते हैं, लेकिन एक लड़की तय समय के अंदर राइफल जोड़ नहीं पाती। लेफ्टिनेंट ली उसे दोबारा कोशिश करने के लिए कहते हैं। वह बार बार कोशिश करती है, लेकिन हर बार असफल हो जाती है। तब लेफ्टिनेंट ली साफ कह देते हैं कि जब तक वह तय समय के अंदर यह काम पूरा नहीं करेगी, तब तक उसे क्लास से जाने की अनुमति नहीं मिलेगी, चाहे पूरा दिन ही क्यों न लग जाए। लड़की लगातार कोशिश करती रहती है, लेकिन सफल नहीं हो पाती। बाकी छात्र भी उसके साथ वहीं रुकने के लिए मजबूर हो जाते हैं और धीरे धीरे परेशान होने लगते हैं। तभी लेफ्टिनेंट ली उन्हें एक जरूरी बात समझाते हैं। वह कहते हैं कि युद्ध के मैदान में कोई भी अकेला नहीं लड़ता, सब एक टीम होते हैं। अगर टीम का एक सदस्य पीछे रह जाए तो उसका असर पूरी टीम पर पड़ता है। अगले दिन लेफ्टिनेंट ली सभी छात्रों को असली गोलियों से निशानेबाजी की ट्रेनिंग देने के लिए फायरिंग रेंज लेकर जाते हैं। मिस पार्क भी उनके साथ जाती हैं। रास्ते में छात्रों की नजर बाहर की सड़कों पर पड़ती है। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ होता है। न सड़क पर लोग दिखाई देते हैं और न ही कोई गाड़ी। काफी दिनों से स्कूल के अंदर रहने की वजह से उन्हें बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है इसकी कोई जानकारी नहीं होती। फिर भी वे इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और आगे बढ़ जाते हैं। फायरिंग रेंज पहुंचने के बाद सभी छात्रों को असली गोलियां दी जाती हैं और उनकी निशानेबाजी की ट्रेनिंग शुरू होती है। इसी दौरान पता चलता है कि एन क्लास की सबसे बेहतरीन निशानेबाज है। उसका निशाना बाकी सभी छात्रों से कहीं बेहतर होता है। वह चुल की बहुत अच्छी दोस्त भी है और चुल मन ही मन उसे पसंद करता है, लेकिन आज तक उससे अपने दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद लेफ्टिनेंट ली सभी छात्रों को लेकर वापस स्कूल की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में उनकी नजर सड़क पर पड़े गोलियों के निशानों और खून के धब्बों पर पड़ती है। उन्हें तुरंत एहसास हो जाता है कि कुछ ठीक नहीं है, लेकिन वो छात्रों को डराना नहीं चाहते, इसलिए वह सभी से वहीं आराम करने के लिए कहते हैं और खुद लेफ्टिनेंट बेन के साथ आसपास की जगह की जांच करने निकल जाते हैं। उधर मिस पार्क छात्रों के साथ वहीं रुक जाती हैं। इसी बीच क्लास का शरारती लड़का रैक और उसका दोस्त चुपके से वहां से निकल जाते हैं। दोनों पास के एक सुपरमार्केट में जाकर कुछ खाने का फैसला करते हैं। जब वे अंदर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पूरा सुपरमार्केट खाली पड़ा है। न वहां कोई कर्मचारी है और न ही कोई ग्राहक। ये देखकर दोनों खुशी खुशी अपनी पसंद की चीजें उठाकर खाने पीने लगते हैं। कुछ देर बाद मिस पार्क को एहसास होता है कि रैक और उसका दोस्त कहीं दिखाई नहीं दे रहे। चिंतित होकर वह क्लास प्रेसिडेंट यू को साथ लेती हैं और दोनों उन्हें ढूंढने निकल पड़ती हैं। तभी चलते चलते यू की नजर जमीन पर पड़ी एक राइफल पर जाती है। वह उसे पहचान लेती है। यह उनकी ही क्लास के एक छात्र की राइफल होती है। जैसे ही वह उसे उठाने के लिए आगे बढ़ती है, वह डर से वहीं जम जाती है। राइफल को अब भी एक कटा हुआ हाथ मजबूती से पकड़े हुए होता है। यह नजारा देखते ही यू जोर से चीख पड़ती है। उसकी आवाज सुनकर बाकी सभी लोग भी दौड़ते हुए वहां पहुंच जाते हैं। जब वे खून और उस हाथ को देखते हैं तो सबके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। मिस पार्क सभी को शांत करने की कोशिश कर ही रही होती हैं कि तभी चुल भागता हुआ वहां पहुंचता है। वह जोर से चिल्लाकर कहता है कि सब लोग खतरे में हैं। अब वह और कुछ नहीं छिपाता। वह पूरी सच्चाई बता देता है। वह बताता है कि आसमान के उन गोलों से रहस्यमयी जीव निकलते हैं और उन्हीं में से एक ने हान को मार दिया था। पहले तो कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। तब चुल गाल की तरफ इशारा करता है, क्योंकि उस रात वह भी वहां मौजूद था। गाल भी उसकी बात की पुष्टि कर देता है। यह सुनते ही पूरी क्लास में हड़कंप मच जाता है। सभी छात्र चुल और गाल पर गुस्सा करने लगते हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी बात सबसे छिपाकर क्यों रखी। इसी बीच मिस पार्क की नजर जमीन पर पड़े खून के निशानों पर जाती है। वह उन निशानों का पीछा करते हुए आगे बढ़ती हैं, लेकिन कुछ ही कदम बाद उनके सामने ऐसा मंजर आता है जिसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहां चारों तरफ मौत और तबाही फैली हुई होती है। ये सब देखकर मिस पार्क पूरी तरह टूट जाती हैं। वह घबराकर छात्रों से जोर से चिल्लाती हैं, भागो! अगले ही पल बड़ी संख्या में वे रहस्यमयी जीव उनकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। मिस पार्क तुरंत राइफल उठाती हैं और लगातार गोलियां चलाकर कई जीवों को रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन तभी एक जीव पीछे से उन पर हमला कर देता है। कुछ ही पलों में मिस पार्क की जान चली जाती है।
उन्हें अपनी टीचर के सामने गिरते देख सभी छात्र डर से चीख उठते हैं। पास में मौजूद एक सैनिक उनकी मदद के लिए दौड़ता है, लेकिन वह भी उन जीवों का शिकार बन जाता है। अब हर तरफ भगदड़ मच जाती है। सभी छात्र अपनी जान बचाने के लिए अलग अलग दिशाओं में भागने लगते हैं, जबकि वे रहस्यमयी जीव उनका पीछा कर रहे होते हैं। उसी समय लेफ्टिनेंट ली और लेफ्टिनेंट बेन वापस पहुंच जाते हैं। दोनों तुरंत गोलियां चलाते हुए उन जीवों का सामना करते हैं और जितने हो सके उतने छात्रों की जान बचा लेते हैं। उधर रैक और उसका दोस्त अभी भी सुपरमार्केट के अंदर होते हैं। उन्हें बाहर हो रही किसी भी घटना की कोई खबर नहीं होती। तभी अचानक उन्हें गोलियों की आवाज सुनाई देती है। दोनों घबराकर बाहर निकलते हैं ताकि अपने दोस्तों के पास वापस जा सकें। लेकिन जैसे ही वे बाहर आते हैं, उनके सामने एक रहस्यमयी जीव आ जाता है। पहली नजर में वह उन्हें उतना डरावना नहीं लगता, उल्टा उन्हें वह थोड़ा अजीब और मासूम सा दिखाई देता है। जिज्ञासा में दोनों उसके थोड़ा और करीब जाने लगते हैं, लेकिन अगले ही पल वह जीव अचानक उन पर हमला कर देता है। दोनों अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। काफी देर तक पीछा करने के बाद वे किसी तरह उसे सुपरमार्केट के एक बड़े फ्रीजर के अंदर बंद कर देते हैं। हैरानी की बात यह होती है कि ठंड के संपर्क में आते ही वह जीव तुरंत मर जाता है। तभी दोनों को समझ आता है कि इन जीवों की सबसे बड़ी कमजोरी ठंड है। कम तापमान इन्हें खत्म कर सकता है। इसी दौरान लेफ्टिनेंट ली और लेफ्टिनेंट बेन बाकी बचे सभी छात्रों को सुरक्षित एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। अब लेफ्टिनेंट ली उन्हें पूरी सच्चाई बताते हैं। वह कहते हैं कि जिन जीवों को उन्होंने अभी देखा वे दूसरे ग्रह से आए एलियन हैं, जो आसमान में तैर रहे उन्हीं रहस्यमयी गोलों से बाहर निकलते हैं। वह बताते हैं कि ये जीव इंसानों का शिकार करते हैं और अब पूरी दुनिया में फैल चुके हैं। जब से इनका हमला शुरू हुआ है, सेना लगातार इनसे लड़ रही है, लेकिन इनकी संख्या बहुत ज्यादा है और ये उम्मीद से कहीं ज्यादा समझदार भी हैं। इसी वजह से रक्षा मंत्री ने 12वीं के छात्रों को सेना के रिजर्व सैनिक के रूप में भर्ती करने का फैसला लिया था, ताकि देश की रक्षा में उनकी भी मदद ली जा सके। यह सब सुनकर छात्रों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डर के मारे किसी के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकलता। तभी पास से अचानक कोई अजीब सी आवाज सुनाई देती है। लेफ्टिनेंट ली तुरंत सभी छात्रों को हथियार तैयार रखने का आदेश देते हैं। फिर वो अपना हेलमेट जमीन पर जोर से फेंकते हैं, जिससे तेज आवाज होती है। वह समझाते हैं कि ये जीव आवाज की तरफ बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं। सभी छात्र सांस रोककर उस जीव के आने का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन कुछ ही पल बाद सामने रैक और उसका दोस्त दिखाई देते हैं। तब सबको पता चलता है कि आवाज उन्हीं दोनों की वजह से आई थी। राहत की सांस लेते हुए लेफ्टिनेंट ली सभी बचे हुए छात्रों को साथ लेकर वापस स्कूल की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते भर वह छात्रों के डरे हुए चेहरे और उनकी बुझी हुई आंखों को देखते रहते हैं। उन्हें वह दिन याद आता है जब उनके वरिष्ठ अधिकारी ने पहली बार उन्हें इन छात्रों को ट्रेनिंग देने का आदेश दिया था। उस समय लेफ्टिनेंट ली ने सोचा था कि ये बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, इतनी कम उम्र में इन्हें ऐसी खतरनाक लड़ाई में भेजना सही नहीं होगा, लेकिन वह सेना के आदेश को ठुकरा भी नहीं सकते थे। वर्तमान में लौटने पर सभी छात्र वापस अपनी क्लास में पहुंचते हैं। जो कुछ उन्होंने अपनी आंखों से देखा था उसने उन्हें अंदर तक हिला दिया था। पूरी क्लास में गहरा सन्नाटा छाया रहता है। तभी एक लड़की खड़ी होती है और सबकी तरफ से अपनी बात कहती है। वह कहती है कि अगर यूनिवर्सिटी में दाखिला पाने की कीमत अपनी जान जोखिम में डालना है तो उसे अब ऐसी यूनिवर्सिटी बिल्कुल नहीं चाहिए। उस लड़की की बात सुनने के बाद वह साफ कह देती है कि अब वह सैन्य ट्रेनिंग नहीं करेगी और स्कूल छोड़कर घर वापस जाना चाहती है। धीरे धीरे बाकी छात्र भी उसकी बात से सहमत हो जाते हैं। वे सभी फैसला कर लेते हैं कि अब वे भी ट्रेनिंग छोड़ देंगे और घर लौट जाएंगे। उन्हें पता होता है कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो आगे कभी अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पाएंगे, लेकिन उनके सामने एक बड़ी समस्या होती है। नियम के अनुसार अगर क्लास का एक भी छात्र स्कूल छोड़ने के फैसले से सहमत नहीं होता तो पूरी क्लास में से कोई भी नहीं जा सकता, और बदकिस्मती से एक लड़का इस फैसले का विरोध कर देता है। ये सुनते ही गाल गुस्से में उस पर टूट पड़ता है। वह उसे मारने लगता है ताकि वह अपना फैसला बदल दे। बाकी छात्र तुरंत बीच बचाव करते हैं और किसी तरह गाल को उससे दूर खींचते हैं। देखते ही देखते पूरी क्लास में धक्का मुक्की और लड़ाई शुरू हो जाती है। आखिरकार क्लास प्रेसिडेंट यू एक उपाय सोचती है। वह तय करती है कि लेफ्टिनेंट ली को एक चिट्ठी लिखी जाए। उसमें वह बताएगी कि पूरी क्लास घर जाना चाहती है, सिर्फ एक छात्र को छोड़कर। उसे उम्मीद होती है कि शायद लेफ्टिनेंट ली उनकी बात मान जाएं। यू चिट्ठी लिखती है। उस पर उस एक छात्र को छोड़कर बाकी सभी के हस्ताक्षर करवाती है और उसे लेकर लेफ्टिनेंट ली के ऑफिस पहुंच जाती है। वह उनसे विनती करती है कि उन्हें घर जाने की अनुमति दे दें, लेकिन लेफ्टिनेंट ली का जवाब सुनकर यू पूरी तरह हैरान रह जाती है। वह कहते हैं कि अगर वे घर भी लौट जाएं, तब भी उन्हें अपने परिवार वाले वहां नहीं मिलेंगे। सरकार पूरे देश के लोगों को सुरक्षित शरण क्षेत्रों में भेज चुकी है। इसके बाद लेफ्टिनेंट ली कहते हैं कि जिन एलियंस का उन्होंने सामना किया था वे सिर्फ एक ही गोले से थे। जरा सोचो, अगर आसमान में तैर रहे बाकी सभी गोले भी गिर गए तो क्या होगा। वह समझाते हैं कि देर सबेर इन जीवों का सामना सभी को करना ही पड़ेगा। ऐसे में बिना तैयारी के रहने से बेहतर है कि वे पूरी ट्रेनिंग लें
और खुद को मजबूत बनाएं। इसी वजह से वह उन्हें जाने की अनुमति नहीं दे सकते। यू वापस क्लास में लौटकर सबको पूरी बात बता देती है। यह सुनकर सभी छात्रों का मन टूट जाता है। वे गुस्से में भी होते हैं, लेकिन उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। उसी रात उन्हें फिर से सैन्य ट्रेनिंग करनी पड़ती है। इस बार लेफ्टिनेंट ली पहले से भी ज्यादा सख्ती दिखाते हैं। वह लगातार आदेश देते हैं और हर छोटी गलती पर छात्रों को दोबारा अभ्यास करवाते हैं। कुछ लड़कियां इतनी थक जाती हैं कि जमीन पर गिर पड़ती हैं, लेकिन लेफ्टिनेंट ली किसी पर भी नरमी नहीं दिखाते। उन्हें लगता है कि यही कठोर ट्रेनिंग एक दिन इन बच्चों की जान बचाएगी। दूसरी तरफ छात्रों को वह सिर्फ एक निर्दयी और कठोर अधिकारी ही दिखाई देते हैं। कठिन ट्रेनिंग खत्म होने के बाद सभी छात्र एक जगह बैठते हैं। वे पूरी तरह थक चुके होते हैं। अब किसी में यह सब सहने की ताकत नहीं बची होती। धीरे धीरे वे आपस में फुसफुसाकर भागने की योजना बनाने लगते हैं। काफी देर सोचने के बाद वे एक खतरनाक फैसला करते हैं। वे पूरे स्कूल में एलियंस की सच्चाई फैला देंगे। सबको बता देंगे कि मिस पार्क और कई छात्र उन जीवों के हमले में मारे जा चुके हैं। जब पूरे स्कूल में अफरा तफरी मच जाएगी, तब उसी मौके का फायदा उठाकर वे वहां से भाग निकलेंगे। अगले दिन वे अपनी योजना पर अमल कर देते हैं। कुछ ही देर में एलियंस की खबर पूरे स्कूल में आग की तरह फैल जाती है। हर तरफ डर और भगदड़ मच जाती है। सैकड़ों छात्र स्कूल के मैदान में पहुंच जाते हैं और सैनिकों से गेट खोलने की मांग करने लगते हैं। यह देखकर लेफ्टिनेंट ली तुरंत बाहर आते हैं और सभी को वापस अंदर जाने का आदेश देते हैं। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आसमान से एक बहुत बड़ा रहस्यमयी गोला तेजी से नीचे गिरता है और स्कूल के बिल्कुल पास आकर टकराता है। कुछ ही सेकंड में उसके अंदर से सैकड़ों एलियन जीव बाहर निकल आते हैं और सामने आने वाले हर इंसान पर हमला शुरू कर देते हैं। पूरा इलाका चीखों से गूंज उठता है। छात्र अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं, जबकि सैनिक उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन तभी आसमान से एक दूसरा गोला भी नीचे आ गिरता है। कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका एलियन से भर जाता है। सैनिक एक एक करके मारे जाने लगते हैं। छात्र भागकर वापस स्कूल के अंदर घुस जाते हैं, गेट बंद कर देते हैं और क्लासरूम में छिप जाते हैं। बाहर लगातार तबाही की आवाजें गूंज रही होती हैं। कुछ देर बाद लेफ्टिनेंट ली और लेफ्टिनेंट बेन भी अंदर पहुंच जाते हैं। दोनों अभी जिंदा होते हैं। लेफ्टिनेंट ली बिना समय गंवाए सभी छात्रों को आदेश देते हैं कि तुरंत अपने हथियार और जरूरी सामान उठा लें। वह कहते हैं कि अगर वे अभी यहाँ से नहीं निकले तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। सभी छात्र जल्दी जल्दी अपना सामान उठाते हैं और लेफ्टिनेंट ली व बेन के साथ स्कूल के पिछले दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। वे सेना के ट्रकों तक पहुंचते हैं और वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही वे ट्रक में चढ़ने लगते हैं, एलियंस का एक झुंड उन पर हमला कर देता है। उसी हमले में एक लड़की सबकी आंखों के सामने अपनी जान खो देती है। डरे हुए छात्र बिना रुके ट्रकों में बैठते हैं और वहां से पूरी रफ्तार से निकल जाते हैं। लेकिन जल्दबाजी में दोनों ट्रक अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। हर ड्राइवर जितनी जल्दी हो सके उस इलाके से दूर निकल जाना चाहता है। चुल एक ट्रक में होता है, उसके साथ रैक और उनके कई दूसरे सहपाठी भी होते हैं। लेकिन उनके ट्रक में सिर्फ एक ही सैनिक होता है जो उसे चला रहा होता है। दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट ली और लेफ्टिनेंट बेन बाकी छात्रों के साथ दूसरे ट्रक में होते हैं। कुछ दूर जाने के बाद अचानक चुल वाला ट्रक पलट जाता है। तभी पता चलता है कि एक एलियन किसी तरह ट्रक के अंदर ही छिपा हुआ था। वह सबसे पहले ड्राइवर पर हमला करता है और उसकी जान ले लेता है। डर के मारे सभी छात्र उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। आखिरकार वे उसे मार गिराते हैं। लेकिन इसके साथ ही उनका इकलौता सैनिक भी हमेशा के लिए चला जाता है। इतना ही नहीं, इस अफरा तफरी में एक लड़की बुरी तरह घायल भी हो जाती है। अब सभी छात्र घबराए हुए होते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि कहां जाएं और क्या करें। तभी चुल हिम्मत दिखाता है। वह फैसला करता है कि सड़क पर रुकना सुरक्षित नहीं है। बेहतर होगा कि आसपास कोई छिपने की जगह ढूंढी जाए। वह कुछ लड़कों को साथ लेकर आगे निकल जाता है, जबकि रैक घायल लड़की और बाकी छात्रों के साथ वहीं रुक जाता है। कुछ समय बाद चुल वापस लौटता है। वह बताता है कि पास में एक घर है जहां वे फिलहाल छिप सकते हैं। पहले तो रैक मना कर देता है। उसे लगता है कि सड़क पर रुकना बेहतर होगा ताकि कोई बचाव दल आए तो उन्हें आसानी से देख सके। लेकिन बाकी छात्र उसे समझाते हैं कि खुले में रुकना मतलब खुद को एलियंस के सामने आसान निशाना बना देना है। आखिरकार रैक भी उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। वैसे भी वह अकेला नहीं रहना चाहता। जाने से पहले एक लड़का पलटे हुए ट्रक पर एक तीर का निशान बना देता है। उसे उम्मीद होती है कि अगर कोई बचाव दल वहां पहुंचेगा तो उस निशान को देखकर उनका पता लगा सकेगा। उधर लेफ्टिनेंट ली और लेफ्टिनेंट बेन अपने साथ मौजूद छात्रों को लेकर एक सुरक्षित शरण स्थल पर पहुंच जाते हैं। उन्हें उम्मीद होती है कि दूसरा ट्रक उनसे पहले वहां पहुंच चुका होगा। लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि दूसरा ट्रक अभी तक नहीं आया। उसके बारे में किसी के पास कोई जानकारी नहीं होती। ये सुनकर सभी छात्र घबरा जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि उनके दोस्तों के साथ कुछ बुरा हुआ है। क्लास प्रेसिडेंट यू लेफ्टिनेंट ली के पास जाती है
और उनसे अपने साथियों को ढूंढने की विनती करती है। लेफ्टिनेंट ली भी उतने ही परेशान होते हैं, लेकिन वह कहते हैं कि यह फैसला अकेले उनके हाथ में नहीं है। वह शरण स्थल के वरिष्ठ अधिकारी से मिलते हैं और अपने छात्रों को ढूंढने जाने की अनुमति मांगते हैं, लेकिन वह अधिकारी साफ मना कर देता है। वह कहता है कि युद्ध के समय कुछ छात्रों को ढूंढने के लिए सैनिकों, हथियारों और गोलियों को खतरे में नहीं डाला जा सकता। वह यह भी कह देता है कि शायद वे छात्र अब तक मर चुके होंगे और लेफ्टिनेंट ली को यह बात यहीं खत्म करने का आदेश देता है। निराश होकर लेफ्टिनेंट ली वापस लौटते हैं और सारी बात लेफ्टिनेंट बेन को बताते हैं। फिर वह कहते हैं कि चाहे जो हो जाए, वह आदेश का उल्लंघन करके भी अपने छात्रों को ढूंढने जाएंगे। उन्हें बेन की मदद चाहिए। बेन बिना एक पल सोचे उनकी बात मान लेता है। उसे पता है कि सेना के आदेश की अवहेलना करना बहुत बड़ा अपराध है और इसकी सजा मौत भी हो सकती है, लेकिन फिर भी वह अपने छात्रों को बचाना चाहता है। लेफ्टिनेंट ली उससे सेना के एक ट्रक की चाबी लाने के लिए कहते हैं। बेन एक ड्राइवर से बातों में उलझाकर चुपचाप उसकी चाबी निकाल लेता है और लेफ्टिनेंट ली को दे देता है। वह खुद भी उनके साथ चलने की जिद करता है, लेकिन लेफ्टिनेंट ली मना कर देते हैं। वह कहते हैं कि उन्हें बेन पर सबसे ज्यादा भरोसा है, इसलिए छात्रों की सुरक्षा के लिए उसका शरण स्थल पर रहना जरूरी है। दोनों बिना कुछ कहे एक दूसरे को देखते हैं और फिर अलग हो जाते हैं। लेफ्टिनेंट ली चाबी लेकर ट्रक की तरफ बढ़ जाते हैं, लेकिन तभी किम सामने आ जाता है। वह छिपकर उनकी सारी बातें सुन चुका होता है। उसे समझ आ जाता है कि लेफ्टिनेंट ली अकेले उनके लापता दोस्तों को बचाने जा रहे हैं। किम तुरंत बाकी छात्रों को यह बात बता देता है। सभी छात्र फैसला करते हैं कि वे भी उनके साथ जाएंगे। वे चुपचाप अपने हथियार उठाते हैं और लेफ्टिनेंट ली के ट्रक के पीछे छिप जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद लेफ्टिनेंट ली को ट्रक के पीछे से आवाजें सुनाई देती हैं। उन्हें शक होता है। वह ट्रक रोक कर पीछे देखते हैं। वहाँ यू, किम और बाकी छात्र छिपे हुए मिलते हैं। लेफ्टिनेंट ली गुस्से में उन्हें तुरंत वापस शरण स्थल लौटने का आदेश देते हैं, लेकिन कोई भी उनकी बात नहीं मानता। वे कहते हैं कि अपने दोस्तों को छोड़कर वे वापस नहीं जाएंगे। यहाँ तक कि वे यह भी कह देते हैं कि अगर उन्होंने जबरदस्ती की तो वे उनकी शिकायत कर देंगे। आखिरकार लेफ्टिनेंट ली समझ जाते हैं कि अब उन्हें साथ लेकर ही आगे बढ़ना होगा। उधर चुल और उसके साथी उस घर तक पहुंच जाते हैं जिसे उसने पहले देखा था। वे सावधानी से अंदर जाते हैं और काम की चीजें ढूंढना शुरू करते हैं। उन्हें एक डिब्बा मिलता है जिसमें प्राथमिक उपचार का सामान रखा होता है। वे मिलकर घायल लड़की के घाव साफ करते हैं, पट्टी बांधते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि उसकी हालत सुधर जाए। इसी दौरान घर की रसोई में तलाश करते हुए एक लड़की को थोड़ा सा खाने का सामान मिल जाता है, लेकिन वह उसे बाकी साथियों के साथ बांटने के बजाय छिपा लेती है। फिर चुपके से घर के बाहर जाकर अकेले ही उसे खाने लगती है। वह लड़की घर के पीछे जाकर छिपकर जल्दी जल्दी खाना खाने लगती है, लेकिन तभी अंधेरे में से एक एलियन अचानक उसके सामने आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। लड़की जोर से चीखते हुए घर की तरफ भागती है। अंदर मौजूद बाकी छात्र तुरंत उसे खींचकर भीतर ले आते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं, लेकिन अब एलियन को उनके छिपने की जगह का पता चल चुका होता है। वह दीवारों और हवा आने जाने वाले रास्तों को तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करने लगता है। आखिरकार वह एक एयर डक्ट के रास्ते घर के अंदर घुस आता है। यह देखते ही सभी छात्र अलग अलग कमरों में भाग जाते हैं। हर कोई अंदर से दरवाजा बंद कर लेता है और सांस रोके चुपचाप बैठा रहता है। डर के मारे किसी की हिम्मत नहीं होती कि जरा सी भी आवाज करे। रात काफी बीत जाने के बाद लड़कों को एहसास होता है कि उनकी घायल साथी की हालत लगातार बिगड़ रही है। अगर उसे जल्द इलाज नहीं मिला तो उसकी जान जा सकती है। मजबूरी में चुल बाहर निकलने का फैसला करता है। वह चुपचाप अंधेरे में आगे बढ़ता है और घर के पास बने एक स्टोर तक पहुंच जाता है। वहां उसे एक ट्रक दिखाई देता है। उसे लगता है कि शायद इसी की मदद से वे सब यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन जैसे ही वह ट्रक को देखने आगे बढ़ता है, एक एलियन उस पर हमला कर देता है। चुल किसी तरह अपनी जान बचाकर वापस घर पहुंच जाता है। घबराते हुए वह सबको ट्रक के बारे में बताता है। अब वही उनकी बचने की आखिरी उम्मीद होती है। सभी मिलकर एक योजना बनाते हैं। योजना आसान तो होती है, लेकिन बहुत जोखिम भरी। वे टीवी की आवाज पूरी तेज कर देंगे ताकि एलियन का ध्यान उधर चला जाए। उसी दौरान वे चुपके से घर से निकलकर स्टोर तक पहुंचेंगे। ट्रक लेकर वहां से भाग जाएंगे। वे अपनी योजना पर अमल करते हैं। टीवी की आवाज पूरी तेज कर दी जाती है और सभी धीरे धीरे बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन एलियन उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा चालाक होता है। वह इस चाल में नहीं फंसता। उसे तुरंत पता चल जाता है कि छात्र कहाँ हैं। वह बाहर निकलकर उनका पीछा करना शुरू कर देता है। सभी जान बचाकर स्टोर की तरफ दौड़ते हैं। अंदर पहुंचते ही वे दरवाजा बंद कर लेते हैं। अब सब मिलकर ट्रक की चाबी ढूंढने लगते हैं। काफी तलाश के बाद आखिरकार उन्हें चाबी मिल जाती है। सभी जल्दी जल्दी ट्रक में बैठ जाते हैं। रैक चाबी पकड़कर कहता है कि ट्रक वही चलाएगा, लेकिन बाकी छात्रों को पता होता है कि उसे गाड़ी चलानी ही नहीं आती। एक लड़की उससे चाबी लेने की कोशिश करती है। दोनों के बीच चाबी को लेकर खींचतान होने लगती है। तभी चाबी हाथ से छूटकर कमरे के एक कोने में रखी भारी मशीनों के पीछे गिर जाती है। वे उसे
निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन मशीनें इतनी भारी होती हैं कि उन्हें हिलाना भी मुश्किल हो जाता है। उधर एलियन छत को तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश कर रहा होता है। तभी एक छात्र कहता है कि अगर एलियन अंदर आ गया तो कोई भी नहीं बचेगा, इसलिए किसी एक को बाहर जाकर उसका ध्यान अपनी तरफ खींचना होगा ताकि बाकी लोग चाबी निकालकर भाग सकें। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोलता। आखिर में सभी चिट्ठी निकालकर फैसला करने का निर्णय लेते हैं। बदकिस्मती से रैक का नाम निकलता है। यह देखकर रैक के होश उड़ जाते हैं। वह डर के मारे कुछ भी बोल नहीं पाता। तभी उसका एक दोस्त खुद आगे आ जाता है। वह कहता है कि रैक की जगह वह जाएगा। सबसे विदा लेकर वह बाहर निकलता है और जानबूझकर जोर जोर से आवाजें करने लगता है। योजना काम कर जाती है। एलियन उसकी तरफ दौड़ पड़ता है और उसे पकड़ने के लिए दूर तक चला जाता है। उधर बाकी छात्र तुरंत चाबी निकाल लेते हैं, ट्रक में बैठते हैं और वहां से निकल जाते हैं। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एहसास होता है कि रैक उनके साथ नहीं है। उधर रैक की जगह बाहर गया लड़का अब भी घर के पास छिपा हुआ होता है। वह धीरे धीरे निकलने की कोशिश कर रहा होता है। तभी एलियन अचानक दोबारा उसके सामने आ जाता है। वह उस पर हमला करने ही वाला होता है कि उसी समय रैक वहां पहुंच जाता है। उसके हाथ में एक फायर एक्सटिंग्विशर होता है। वह एलियन पर उसका ठंडा धुआं छोड़ देता है। तेज ठंड लगते ही एलियन तुरंत जम जाता है और मर जाता है। रैक सही समय पर अपने दोस्त की जान बचा लेता है। दोनों राहत की सांस ही लेते हैं कि तभी एक और एलियन उनके सामने आ जाता है। इस बार भी वे खतरे में पड़ जाते हैं, लेकिन तभी लेफ्टिनेंट ली, लेफ्टिनेंट बेन और बाकी छात्र वहां पहुंच जाते हैं। वे तुरंत उस एलियन को मार गिराते हैं और दोनों को बचा लेते हैं। दरअसल रास्ते में लेफ्टिनेंट ली की टीम की मुलाकात बाकी छात्रों से हो गई थी। उनसे पूरी बात पता चलते ही वे रैक और उसके दोस्त को बचाने वापस लौट आए थे। आखिरकार सभी साथी फिर से एक दूसरे से मिल जाते हैं। कई छात्र खुशी से रो पड़ते हैं और एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। अगले दिन लेफ्टिनेंट ली सभी छात्रों को लेकर वापस सैन्य शरण स्थल पहुंचते हैं। वहां लेफ्टिनेंट बेन उन्हें देखकर बेहद खुश हो जाते हैं। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं क्योंकि सभी सुरक्षित लौट आए थे। कुछ देर बाद वरिष्ठ कमांडर लेफ्टिनेंट ली को अपने पास बुलाते हैं। उन्होंने सेना के आदेश की अवहेलना की थी। नियमों के अनुसार उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती थी, लेकिन युद्ध की स्थिति और उनकी जरूरत को देखते हुए कमांडर इस बार उन्हें माफ कर देता है। हालांकि वह साफ चेतावनी देता है कि अगर उन्होंने दोबारा आदेश का उल्लंघन किया तो उन्हें तुरंत मौत की सजा दी जाएगी। कुछ समय बाद छात्रों को आखिरकार आराम करने का मौका मिलता है। अगली सुबह उन्हें आधिकारिक सैन्य वर्दी दी जाती है और अब उनकी ट्रेनिंग एक असली सैनिक की तरह शुरू होती है। कमांडर सभी को इकट्ठा करके घोषणा करता है कि आज से वे आधिकारिक रूप से उसकी बटालियन का हिस्सा हैं। फिर वो बताता है कि अगले दिन उनका पहला सैन्य अभियान शुरू होगा। इसके बाद लेफ्टिनेंट ली उन्हें मिशन की जानकारी देते हैं। उन्हें रिहायशी इलाकों में जाकर वहां छिपे एलियंस को खत्म करना होगा। यह सुनते ही सभी छात्र घबरा जाते हैं। उन्हें पता होता है कि यह मिशन बेहद खतरनाक है और शायद उनमें से कई लोग वापस न लौट सकें, लेकिन यह सेना का सीधा आदेश होता है। कोई भी इसे ठुकरा नहीं सकता। पूरा दिन डर का माहौल बना रहता है। न किसी का खाने का मन करता है और न ही कोई किसी से बात करता है। लेफ्टिनेंट ली भी अंदर से परेशान होते हैं, लेकिन उनके हाथ में भी कुछ नहीं होता। उन्हें एक और बात लगातार परेशान कर रही होती है। सेना की परंपरा के अनुसार हर सैनिक को मिशन पर जाने से पहले अपनी वसीयत लिखनी होती है, लेकिन वह कैसे इन किशोर छात्रों को वसीयत लिखने के लिए कह सकते थे? यह सोचकर ही उनका दिल बैठ जाता है। इसी दौरान यू चुपके से उनके ऑफिस में जाती है। वह वसीयत वाले कागज उठा लाती है और बाकी छात्रों को दिखाती है। उन्हें देखते ही सभी छात्र चुप हो जाते हैं। डर इतना बढ़ चुका होता है कि कोई भी कुछ लिख नहीं पाता। थोड़ी देर बाद लेफ्टिनेंट ली को कागजों के गायब होने का पता चलता है। वह तुरंत छात्रों के पास पहुंचते हैं। उनके डरे हुए चेहरे देखकर उन्हें सब समझ आ जाता है। माहौल हल्का करने के लिए वह सभी को रसोई में चलने के लिए कहते हैं। वहां वह और लेफ्टिनेंट बेन मिलकर सभी छात्रों के लिए खाना बनाना शुरू करते हैं। दोनों मजाक करते हैं, हंसते हैं और बड़े प्यार से सबको खाना परोसते हैं। कुछ समय के लिए पूरे माहौल का डर जैसे गायब हो जाता है। उस रात लेफ्टिनेंट ली और बेन छात्रों के साथ सैनिकों जैसा नहीं बल्कि अपने छोटे भाई बहनों जैसा व्यवहार करते हैं। काफी दिनों बाद सभी छात्र मुस्कुराते हुए साथ बैठकर खाना खाते हैं। कम से कम उस एक रात के लिए वे अपना डर और दर्द भूल जाते हैं। अगली सुबह मिशन शुरू होने का समय आ जाता है। लेफ्टिनेंट ली सभी को उनकी जिम्मेदारियां समझाते हैं। हर छात्र को अलग अलग काम दिया जाता है। साथ ही उन्हें ऐसे उपकरण दिए जाते हैं जो आसपास एलियन होने पर आवाज करके चेतावनी देते हैं। सारी तैयारी पूरी होने के बाद सभी ट्रकों में बैठकर रिहायशी इलाके की ओर रवाना हो जाते हैं। कुछ ही देर में वे वहां पहुंच जाते हैं और सावधानी से खाली पड़ी गलियों में आगे बढ़ने लगते हैं। अचानक उनके उपकरण आवाज करने लगते हैं। इसका मतलब होता है कि आसपास एलियंस मौजूद हैं। सभी तुरंत अपनी अपनी जगह संभाल लेते हैं। लेफ्टिनेंट ली एक खास ध्वनि उपकरण चालू करते हैं जो तेज आवाज निकालकर सभी एलियंस को एक जगह खींच लाता है। जैसे ही एलियन इकट्ठा होते हैं,
लेफ्टिनेंट ली हमला करने का आदेश दे देते हैं। पूरी टीम मिलकर एक एक करके उन पर गोलियां चलाती है। कुछ ही समय में सड़क पर मौजूद ज्यादातर एलियंस को खत्म कर दिया जाता है। इसके बाद वे घर घर जाकर छिपे हुए बाकी जीवों को भी ढूंढकर खत्म करने लगते हैं। अब तक सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा होता है। तलाशी के दौरान उन्हें पिछली बटालियन के 3 जिंदा सैनिक भी मिल जाते हैं। वे तुरंत उन्हें अपने साथ ले लेते हैं, लेकिन उन तीनों में से एक युवा लड़की का व्यवहार बाकी दोनों से अलग होता है। वह मानसिक रूप से बुरी तरह टूट चुकी होती है। फिर भी लेफ्टिनेंट ली उसे उस हालत में छोड़ने से इनकार कर देते हैं। वह तीनों को अपनी टीम के साथ ले जाते हैं। रात बिताने के लिए लेफ्टिनेंट ली एक बड़ी इमारत चुनते हैं। अगली सुबह मिशन फिर शुरू होना था, इसलिए पहले पूरी इमारत की अच्छी तरह तलाशी ली जाती है ताकि कहीं कोई एलियन छिपा न हो। सब कुछ सुरक्षित मिलने के बाद सभी वहीं रुक जाते हैं। रात में लेफ्टिनेंट ली उन तीनों बचे हुए सैनिकों से पूरी घटना के बारे में पूछते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि वे भी हाई स्कूल के छात्र हैं, ठीक उनकी अपनी टीम की तरह। वे बताते हैं कि उन्हें अपने कमांडर के साथ एक बचाव मिशन पर भेजा गया था, लेकिन रास्ते में उन पर एलियंस के बड़े झुंड ने हमला कर दिया। उनका कमांडर डर कर उन्हें वहीं छोड़कर भाग गया। इसके बाद एक एक करके उनकी पूरी टीम खत्म हो गई। आखिर में सिर्फ यही 3 छात्र किसी तरह जिंदा बच पाए। उनमें से 2 अभी भी किसी तरह खुद को संभाले हुए हैं, लेकिन तीसरी लड़की ने जो कुछ देखा था उसने उसे पूरी तरह तोड़ दिया था। लेफ्टिनेंट ली अपने छात्रों से कहते हैं कि वे इन तीनों का ध्यान रखें, इनके साथ रहें और इन्हें संभालने की कोशिश करें। ये सब देखकर उनके अपने छात्र भी डरने लगते हैं। उन्हें लगने लगता है कि कहीं उनका भविष्य भी ऐसा ही न हो। फिर भी वे खुद को मजबूत रखने की कोशिश करते हैं। रात को सभी साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं, लेकिन वह मानसिक रूप से टूटी हुई लड़की खाना खाने से मना कर देती है और अचानक कमरे से बाहर चली जाती है। यू उसकी इस हरकत को देखकर चिंतित हो जाती है और चुपचाप उसके पीछे चली जाती है। बाहर पहुंचकर वह जो देखती है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। वह लड़की अपनी बंदूक में गोलियां भर रही होती है। यू घबराकर उससे हथियार नीचे रखने की विनती करती है। उसी समय लेफ्टिनेंट ली भी वहां पहुंच जाते हैं। वह शांत स्वर में उस लड़की से बात करने लगते हैं। वह उसे भरोसा दिलाते हैं कि अब वह सुरक्षित है। वह उसे सुरक्षित शरण स्थल तक वापस ले जाएंगे और अब उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे। लेफ्टिनेंट ली उससे कहते हैं कि वह उन पर भरोसा करे और बंदूक नीचे रख दे, लेकिन वह लड़की पूरी तरह अपना मानसिक संतुलन खो चुकी होती है। वह लेफ्टिनेंट ली की तरफ बंदूक तान देती है। उसे लगता है कि सामने वही पुराना कमांडर खड़ा है जिसने उसे और उसकी पूरी टीम को मौत के मुंह में छोड़कर भाग गया था। आंखों में आंसू लिए वह चिल्लाकर कहती है कि उन्होंने अपने कमांडर पर भरोसा किया था। उन्हें लगा था कि वह उनकी रक्षा करेगा, लेकिन उसने अपनी जान बचाने के लिए उन्हें अकेला छोड़ दिया। गुस्से और दर्द में वह ट्रिगर दबा देती है, लेकिन ठीक आखिरी पल में लेफ्टिनेंट बेन दौड़कर लेफ्टिनेंट ली के सामने आ जाते हैं। गोली सीधे बेन को लगती है। पूरी इमारत में गोली चलने की आवाज गूंज उठती है। सभी छात्र भागकर वहां पहुंचते हैं। वे देखते हैं कि बेन जमीन पर पड़े हैं और उनके कंधे से खून बह रहा है। वहीं दूसरी तरफ वह लड़की सदमे में बैठी खुद से ही कुछ बड़बड़ा रही होती है। चुल धीरे धीरे उसके पास जाता है। वह सावधानी से उसके हाथ से बंदूक ले लेता है और पीछे हट जाता है। अब कोई भी उस लड़की को दोष नहीं देता, क्योंकि वह अंदर से पूरी तरह टूट चुकी होती है। इसके बाद सभी मिलकर बेन की जान बचाने की कोशिश करते हैं। खुशकिस्मती से गोली सिर्फ उनके कंधे में लगी होती है। इलाज के बाद उनकी जान बच जाती है। उन्हें आराम करने के लिए लिटा दिया जाता है। बाकी छात्र भी पूरे दिन की थकान के बाद सो जाते हैं, लेकिन लेफ्टिनेंट ली पूरी रात नहीं सोते। वह बेन के पास बैठकर उनकी देखभाल करते रहते हैं। कुछ देर बाद बेन की आंख खुलती है। वह मुस्कुराकर कहते हैं कि अब वह ठीक हैं और लेफ्टिनेंट ली को चिंता नहीं करनी चाहिए। यह सुनकर लेफ्टिनेंट ली भावुक हो जाते हैं। वह कहते हैं कि अगर बेन को कुछ हो जाता तो वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाते। उन्हें लगने लगता है कि अब वह अपने साथियों की रक्षा करने में सक्षम नहीं रहे। उन्हें डर सताने लगता है कि अगर यह मिशन आगे जारी रहा तो और भी लोग अपनी जान खो देंगे। अगली सुबह लेफ्टिनेंट ली सभी छात्रों को इकट्ठा करते हैं। वह एक बड़ा फैसला सुनाते हैं। वह कहते हैं कि अब वे मिशन बीच में छोड़कर वापस अपने सैन्य शरण स्थल लौटेंगे। आदेश का उल्लंघन करने की पूरी जिम्मेदारी वह खुद लेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें मौत की सजा ही क्यों न मिल जाए। ये सुनकर सभी छात्र हैरान रह जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि लेफ्टिनेंट ली उनकी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार हैं, लेकिन लेफ्टिनेंट ली को अपनी जान से ज्यादा अपने छात्रों की चिंता होती है। उस रात किसी की भी आंखों में नींद नहीं आती। छात्र देर रात तक बैठे लेफ्टिनेंट ली की चिंता करते रहते हैं। उधर चुल और एन की ड्यूटी छत पर निगरानी रखने की होती है। अकेले होने का मौका देखकर चुल सोचता है कि शायद यही सही समय है अपने दिल की बात कहने का। उसे लगता है कि पता नहीं अगला दिन देखने को मिलेगा भी या नहीं, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, एन की नजर दूर कुछ अजीब चीज पर पड़ती है। वह देखती है कि कई एलियन एक जगह खड़े हैं। वे किसी पर हमला नहीं कर रहे, बल्कि ऐसा लग रहा होता है जैसे आसमान में तैर रहे चमकते गोलों से किसी तरह संपर्क कर रहे हों। कुछ देर बाद अचानक सभी एलियन एक ही दिशा में
चलना शुरू कर देते हैं। ये देखकर एन तुरंत नीचे भागती है और सारी बात लेफ्टिनेंट ली को बताती है। लेफ्टिनेंट ली नक्शा देखते हैं और समझ जाते हैं कि एलियन जिस दिशा में जा रहे हैं वहां एक नागरिक शरण स्थल मौजूद है। उन्हें अंदाजा हो जाता है कि एलियंस ने किसी तरह उस शरण स्थल का पता लगा लिया है और अब वे वहां मौजूद सभी लोगों पर हमला करने जा रहे हैं। ये सुनते ही सभी छात्र घबरा जाते हैं। कुछ कहते हैं कि उन्हें तुरंत अपने बेस लौटकर सेना को इसकी सूचना देनी चाहिए और अतिरिक्त मदद बुलानी चाहिए, लेकिन बाकी छात्र इससे सहमत नहीं होते। वे कहते हैं कि अगर उन्होंने अभी उन लोगों की मदद नहीं की तो वहां मौजूद सभी नागरिक मारे जाएंगे। हो सकता है उनके अपने परिवार वाले भी उसी शरण स्थल में हों। ये बात सुनकर बाकी सभी भी उनका साथ देने का फैसला कर लेते हैं। अब पूरी टीम तय करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वे उस शरण स्थल की रक्षा करेंगे, भले ही इसके लिए उन्हें अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। लेफ्टिनेंट ली जानते हैं कि सामने दुश्मन की संख्या बहुत ज्यादा है, सीधे मुकाबले में जीतना लगभग नामुमकिन है, इसलिए वो एक आखिरी योजना बनाते हैं। वे सभी एलियंस को विश्वविद्यालय की इमारत के अंदर फंसाएंगे, फिर पूरी इमारत को विस्फोट से उड़ा देंगे। अगले दिन लेफ्टिनेंट ली पूरी टीम को अलग अलग समूहों में बांट देते हैं। एक समूह इमारत के अंदर विस्फोटक लगाने का काम करता है, दूसरा समूह विश्वविद्यालय के अलार्म सिस्टम को तैयार करता है ताकि तेज आवाज से सभी एलियंस को उसी इमारत की तरफ खींचा जा सके, जबकि तीसरा समूह लगातार एलियंस की गतिविधियों पर नजर रखता है। शुरुआत में सब कुछ योजना के मुताबिक चलता है, लेकिन तभी निगरानी कर रहे चुल और एन एक डरावनी बात देखते हैं। सभी एलियन एक साथ इकट्ठा होकर तेजी से शरण स्थल की तरफ बढ़ रहे होते हैं। वे तुरंत यह खबर लेफ्टिनेंट ली तक पहुंचाते हैं। लेफ्टिनेंट ली समझ जाते हैं कि अगर अभी अलार्म चालू नहीं किया गया तो पूरी योजना बेकार हो जाएगी। वह तुरंत आदेश देते हैं कि अलार्म को पूरी आवाज में चालू कर दिया जाए। यह सुनकर सभी छात्र घबरा जाते हैं क्योंकि उस समय भी कई साथी इमारत के अंदर विस्फोटक लगा रहे होते हैं। बिना एक पल गंवाए लेफ्टिनेंट ली खुद इमारत की तरफ दौड़ पड़ते हैं। वह जोर जोर से सबको बाहर निकलने के लिए आवाज लगाते हैं। फिर वह अपनी टीम से कहते हैं कि बाकी बचे विस्फोटक वह खुद लगा देंगे। इसके बाद वह भी बाहर आ जाएंगे। लेफ्टिनेंट बेन उनके साथ रुकना चाहते हैं, लेकिन लेफ्टिनेंट ली उन्हें सख्त आदेश देते हैं कि वह सभी छात्रों को सुरक्षित बाहर ले जाएं। आखिरकार बेन उनकी बात मान लेते हैं। वह सभी छात्रों को लेकर इमारत से बाहर निकल जाते हैं। उसी समय पूरे शहर में अलार्म की तेज आवाज गूंजने लगती है। हर दिशा से एलियंस विश्वविद्यालय की तरफ दौड़ने लगते हैं। उधर लेफ्टिनेंट ली अकेले ही अंदर बचे हुए सभी विस्फोटक लगाने में जुटे रहते हैं। आखिरकार उनका काम पूरा हो जाता है। वह तेजी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी चारों तरफ से एलियंस इमारत के अंदर घुस आते हैं और उन्हें पूरी तरह घेर लेते हैं। लेफ्टिनेंट ली दूसरी तरफ से निकलने की कोशिश करते हैं। भागते समय उन्हें ऊंचाई से छलांग लगानी पड़ती है। इस वजह से उनके पैर में गंभीर चोट लग जाती है। अब वह ठीक से दौड़ भी नहीं सकते। लंगड़ाते हुए वो किसी तरह पास के एक कमरे में पहुंचते हैं और अंदर से दरवाजा बंद कर लेते हैं। वह खिड़की की तरफ देखते हैं, लेकिन इमारत इतनी ऊंची होती है कि वहां से कूदना मतलब निश्चित मौत। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता। आखिरकार वह अपना रेडियो उठाते हैं और लेफ्टिनेंट बेन से संपर्क करते हुए आदेश देते हैं कि अब तुरंत विस्फोट कर दिया जाए। बेन घबराकर ली से पूछता है कि क्या वो अभी भी इमारत के अंदर है, लेकिन ली उससे झूठ बोल देता है और कहता है कि वो बाहर निकल चुका है। तभी बाहर खड़े बेन और बाकी छात्र चारों तरफ नजर दौड़ाते हैं, लेकिन उन्हें ली कहीं दिखाई नहीं देता। उसी पल सब समझ जाते हैं कि ली ने उनसे झूठ कहा है। बेन तुरंत फैसला करता है कि वो ली को बचाने के लिए वापस जाएगा। ये सुनते ही बाकी छात्र भी उसके साथ चलने की जिद करने लगते हैं। तभी रेडियो पर ली की आवाज सुनाई देती है। वह उन्हें रोकते हुए कहता है कि कोई भी वापस मत आना। वह चारों तरफ से घिर चुका है और अब उसके बचने का कोई रास्ता नहीं है। अगर वे लोग वापस आए तो सबकी जान चली जाएगी। इसके बाद ली बेन से कहता है कि अब उसे अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। उसे इमारत को उड़ा देना होगा, वरना पूरी बटालियन खत्म हो जाएगी। यह सुनकर सभी छात्र रो पड़ते हैं। वे उससे बार बार कोई दूसरा रास्ता निकालने की गुहार लगाते हैं, लेकिन ली शांत आवाज में कहता है कि अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। वह सबसे माफी मांगते हुए कहता है कि उसे अफसोस है कि वह आखिर तक उनके साथ नहीं रह सका। फिर वह सबका दिल से धन्यवाद करता है और कहता है कि अपने पूरे जीवन में उसने इन सबसे बहादुर सैनिक कभी नहीं देखे। आखिर में वह सबसे विदा लेता है और बेन से अपनी आखिरी इच्छा पूरी करने को कहता है, बटन दबा दो। बेन का दिल टूट जाता है। वह चाहकर भी बटन नहीं दबा पाता। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह वहीं घुटनों के बल बैठ जाता है। तभी यू कांपते हुए हाथों से आगे बढ़ती है और खुद डेटोनेटर का बटन दबा देती है। अगले ही पल पूरी इमारत जोरदार धमाके के साथ उड़ जाती है। आग की लपटें और मलबा आसमान तक फैल जाता है। अपने छात्रों की जान बचाने के लिए ली अपनी जान कुर्बान कर देता है और हमेशा के लिए इस दुनिया से चला जाता है। 1 महीने बाद कहानी आगे बढ़ती है। बचे हुए सभी छात्र अब भी अपना मिशन जारी रखे हुए हैं। वे एक रिहायशी इलाके से एलियनों का सफाया कर रहे हैं। इस दौरान उनकी ट्रेनिंग और
अनुभव पहले से कहीं बेहतर हो चुके हैं। अब वे पूरी समझदारी, हिम्मत और अनुशासन के साथ लड़ते हैं। इलाके को सुरक्षित बनाने के बाद सभी अपने उस ठिकाने पर लौट आते हैं जिसे अब वे अपना घर मानने लगे हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि ली की मौत के बाद बेन रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। आज तक किसी को नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ। ली के मरने और बेन के लापता होने के बाद सेना से उनका हर तरह का संपर्क टूट गया। अब छात्रों के पास अपने दम पर जिंदा रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने मिलकर एक छोटा सा सुरक्षित ठिकाना बनाया और वहीं रहना शुरू कर दिया। हर दिन वे खाने पीने का सामान और जरूरी चीजें ढूंढते, आसपास के इलाकों से एलियनों को हटाते और इस नई कठिन जिंदगी के हिसाब से खुद को ढालते रहे। उनके मन में बस एक ही उम्मीद थी कि शायद एक दिन ये डरावना दौर खत्म होगा और जिंदगी फिर से पहले जैसी हो जाएगी। अब यू पूरी टीम की लीडर बन चुकी थी और यांग उसका सबसे भरोसेमंद साथी था। दोनों मिलकर अपने दोस्तों की रक्षा करने और सभी को जिंदा रखने की पूरी कोशिश करते थे। हर रात सभी छात्र एक साथ बैठकर अपने अगले कदम पर चर्चा करते, लेकिन इस बात पर उनकी राय कभी एक जैसी नहीं होती थी। कुछ लोग राजधानी लौटकर वहां अगर कोई सेना का सुरक्षित ठिकाना बचा हो तो उससे जुड़ना चाहते थे, जबकि बाकी लोगों का मानना था कि सेना पर भरोसा करना ठीक नहीं होगा। उनका विश्वास था कि राजधानी पर एलियनों का पूरी तरह कब्जा हो चुका है। आखिरी खबर भी यही मिली थी कि पूरा शहर एलियनों के हाथ में चला गया है, इसलिए उनके हिसाब से अपने मौजूदा ठिकाने पर रहना ही सबसे सुरक्षित था। इस बहस को खत्म करने के लिए यू वोट करवाती है। वोटों की गिनती के बाद वह बताती है कि ज्यादातर लोग यहीं रुकना चाहते हैं, इसलिए सभी इसी ठिकाने पर रहेंगे। वह यह भी बताती है कि यह पहली बार नहीं हुआ है। लगभग हर दिन इसी बात पर बहस होती है और हर बार ज्यादातर लोग यहीं रहने का फैसला करते हैं। अगली सुबह यू और यांग पूरी टीम को 3 हिस्सों में बांट देते हैं और हर टीम को अलग अलग जिम्मेदारी दी जाती है। पहली टीम आसपास के इलाकों में जाकर खाना, पानी और दवाइयां ढूंढेगी। दूसरी टीम पुलिस स्टेशन जाएगी, जहां वे हथियार, गोलियां या कोई ऐसा रेडियो ढूंढने की कोशिश करेंगे जो अभी भी काम करता हो। उनका पुराना रेडियो खराब हो चुका था, इसलिए बाहर की दुनिया से उनका संपर्क पूरी तरह टूट गया था। तीसरी टीम ठिकाने पर ही रहेगी और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेगी। योजना तय होने के बाद सभी अपनी अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ते हैं। यू खुद यांग के साथ पुलिस स्टेशन जाती है। वहीं चोल और नारा सामान जुटाने वाली टीम में शामिल होते हैं, जबकि उनका दोस्त किम सुरक्षा टीम के साथ ठिकाने पर ही रुक जाता है। कुछ देर बाद यू की टीम पुलिस स्टेशन पहुंचती है और काम की चीजें तलाशने लगती हैं। तभी अचानक पूरे भवन में किसी जोरदार धमक की आवाज गूंजने लगती है। उन्हें शक होता है कि शायद आसपास कोई एलियन है। वे तुरंत अपना डिटेक्टर देखते हैं, लेकिन उसमें कोई संकेत नहीं मिलता। ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। फिर वे उस आवाज का पीछा करते हुए पुलिस स्टेशन के नीचे वाले हिस्से में पहुंचते हैं। वहां उन्हें जेल की कोठरियां दिखाई देती हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि आवाज अंदर बंद कैदियों की थी। जैसे ही कैदी छात्रों को देखते हैं, वे मदद की भीख मांगने लगते हैं। वे कहते हैं कि कई दिनों से बिना खाना और पानी के वहीं फंसे हुए हैं। ये देखकर छात्रों के बीच बहस शुरू हो जाती है। ज्यादातर लोग उन कैदियों पर तरस खाकर उन्हें आजाद करना चाहते हैं, लेकिन यू इस फैसले का सख्त विरोध करती है। वह कहती है कि चाहे हालात कैसे भी हों, वे लोग अपराधी हैं और उन पर भरोसा करना बहुत खतरनाक हो सकता है। आखिर में यू फैसला करती है कि उन्हें कोठरियां खोले बिना ही सलाखों के बीच से खाना दे दिया जाए। इससे उनकी थोड़ी मदद भी हो जाएगी और किसी की जान भी खतरे में नहीं पड़ेगी। बाकी सभी उसकी बात मान लेते हैं। वे कैदियों को खाना देकर वापस लौटने लगते हैं, लेकिन टीम की एक लड़की को उन कैदियों पर दया आ जाती है। उसे लगता है कि उन्हें बंद छोड़ना गलत होगा, इसलिए वह चुपचाप अकेले वापस लौटती है और एक कैदी की कोठरी खोल देती है। उसे उम्मीद होती है कि वह आदमी उसकी मदद के लिए उसका शुक्रिया अदा करेगा, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है, वह कैदी तुरंत उसे पकड़कर बंधक बना लेता है। इसके बाद वह बाकी कैदियों को भी आजाद कर देता है। अब सबको समझ आ जाता है कि यू शुरू से सही थी। वे कैदी बेहद खतरनाक अपराधी थे। वे घबराई हुई लड़की को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं। लड़की जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगती है। उसकी चीखें सुनते ही उसके दोस्त बिना एक पल गंवाए नीचे की ओर दौड़ पड़ते हैं। उनकी चीखें सुनते ही बाकी छात्र नीचे पहुंचते हैं, लेकिन वहां का नजारा देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। सभी कैदी अपनी कोठरियों से बाहर निकल चुके होते हैं। बिना देर किए छात्र बेसमेंट का मुख्य दरवाजा बंद कर देते हैं, जिससे सभी अपराधी फिर से अंदर ही फंस जाते हैं। तभी कैदियों को पता चलता है कि एक लड़की अभी भी उनके कब्जे में है। वे धमकी देते हैं कि अगर छात्रों ने दरवाजा नहीं खोला और अपने हथियार उनके हवाले नहीं किए तो वे उस लड़की को मार देंगे। छात्र पीछे हटकर सोचने लगते हैं कि अब क्या किया जाए। तभी अचानक यांग का डिटेक्टर बीप करने लगता है। इसका मतलब था कि एलियन तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे थे। यांग एक योजना बताता है। वह कहता है कि बेसमेंट का दरवाजा खोल देते हैं ताकि एलियन अंदर घुस जाएं और उन अपराधियों का सामना खुद करें। यह फैसला कठोर जरूर था, लेकिन उस समय उन्हें यही सबसे सही रास्ता लगा। आखिरकार सभी उसकी बात मान लेते हैं। वे नीचे जाते हैं,
दरवाजा खोलते हैं और कैदियों को उनके हथियार लौटा देते हैं, लेकिन पहले ही उनमें से सारी गोलियां निकाल देते हैं। इसके बाद वे तुरंत ऊपर भागकर छिप जाते हैं और इंतजार करने लगते हैं। कुछ ही देर में एलियन इमारत के अंदर घुस आते हैं और सीधे बेसमेंट में पहुंच जाते हैं। कैदियों को संभलने तक का मौका नहीं मिलता और एक एक करके सभी एलियनों का शिकार बन जाते हैं। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर बंधक बनी लड़की चुपचाप वहां से निकलकर छिप जाती है और सब शांत होने का इंतजार करती है। जब सब कुछ शांत हो जाता है तब छात्र दोबारा नीचे जाते हैं। सभी अपराधी मारे जा चुके होते हैं। वे अपने हथियार वापस लेते हैं, अपनी सहेली का हाल देखते हैं। वह डरी हुई जरूर थी लेकिन जिंदा थी। इसके बाद सभी पुलिस स्टेशन छोड़ देते हैं। उधर दूसरी तरफ चोल और नारा की टीम एक अस्पताल पहुंचती है। वहां उन्हें बड़ी मात्रा में दवाइयां मिल जाती हैं। अस्पताल के बाहर उन्हें सेना का एक ट्रक भी खड़ा मिलता है जिसमें हथियार और गोलियां भरी होती हैं। इतनी बड़ी सफलता देखकर सभी बेहद खुश हो जाते हैं और जितना सामान उठा सकते हैं इकट्ठा करने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक अस्पताल की ऊपरी मंजिल से किसी चीज के जोर से गिरने की आवाज आती है। सभी भागकर वहां पहुंचते हैं और जो देखते हैं उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जमीन पर उनकी अपनी ही टीम का एक साथी मृत पड़ा होता है। पहले तो उन्हें लगता है कि शायद किसी एलियन ने उस पर हमला किया होगा, लेकिन जब वे उसके शरीर की जांच करते हैं तो उस पर किसी तरह के हमले का कोई निशान नहीं मिलता। इससे उन्हें शक होने लगता है कि या तो उसने खुद अपनी जान ली है या फिर किसी ने उसे ऊपर से धक्का दिया है। जब वे उसकी जेबें देखते हैं तो उन्हें रोज होने वाली वोटिंग से जुड़े कुछ कागज मिलते हैं। इन्हें देखकर एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। उन्हें पता चलता है कि वोटों में लगातार गड़बड़ी की जा रही थी। नतीजों को बदलकर हमेशा यही दिखाया जाता था कि ज्यादातर छात्र शेल्टर में रहना चाहते हैं। ये बात समझने के बाद वे पहले अपने साथी को दफनाते हैं और भारी मन से वापस शेल्टर लौट आते हैं। उधर यू की टीम पहले ही लौट चुकी होती है। जब सभी को अपने साथी की मौत की खबर मिलती है तो पूरा माहौल गम में डूब जाता है। दफनाने के बाद सभी एक जगह इकट्ठा होते हैं। तब चोल, नारा और उनकी टीम अस्पताल में मिली सारी सच्चाई सबको बताते हैं। वे कहते हैं कि वोटों में हमेशा हेराफेरी की जाती थी। असली नतीजों में ज्यादातर लोग राजधानी लौटना चाहते थे, लेकिन बदलकर हमेशा शेल्टर में रुकने का फैसला दिखाया जाता था। ये सुनते ही सभी छात्र हैरान रह जाते हैं। देखते ही देखते सब एक दूसरे पर शक करने लगते हैं और बहस इतनी बढ़ जाती है कि माहौल पूरी तरह बिगड़ जाता है। आखिरकार यू आगे आती है और पूरी सच्चाई स्वीकार कर लेती है। वह बताती है कि रेडियो खराब होने से पहले उसने सरकार का आखिरी संदेश सुन लिया था। उस संदेश में कहा गया था कि सरकार ने उन सबको पूरी तरह छोड़ दिया है। पढ़ाई अनिश्चित समय के लिए बंद कर दी गई है। यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए जो पॉइंट सिस्टम बनाया गया था वह सिर्फ छात्रों को सेना में भर्ती कराने का एक झूठ था। यानी उन्होंने जितनी लड़ाइयां लड़ी, जितनी कुर्बानियां दी, उन सब का कोई मतलब ही नहीं था। यू बताती है कि जब उसे यह सच पता चला तो उसे डर था कि अगर बाकी छात्रों को यह मालूम हो गया तो वे पूरी तरह टूट जाएंगे। इसलिए उसने यांग, गाल और उस साथी के साथ मिलकर यह राज सबसे छिपाने का फैसला किया। उन्होंने जानबूझकर रेडियो भी खराब कर दिया ताकि कोई भी सरकार का संदेश न सुन सके। इतना ही नहीं, उन्होंने वोटों में भी गड़बड़ी की ताकि कोई राजधानी लौटने की जिद न करे, क्योंकि उनके मुताबिक वहां अब कुछ भी नहीं बचा था। यू, यांग और गाल रोते हुए सबसे माफी मांगते हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने यह सब किसी को धोखा देने के लिए नहीं, बल्कि सबकी उम्मीद बचाए रखने के लिए किया था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बाकी छात्र पूरी तरह टूट चुके थे। पहले सरकार ने उन्हें धोखा दिया और अब उन्हें पता चला कि उनके अपने दोस्तों ने भी उनसे सच छिपाया था। उन्होंने अपने परिवार खो दिए थे, अपना भविष्य खो दिया था और अब उनकी पढ़ाई की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। आखिर में सभी फैसला करते हैं कि वे अगले दिन राजधानी जाएंगे, चाहे वहां उनकी मौत ही क्यों न इंतजार कर रही हो। इन्हीं छात्रों में जुक नाम का एक लड़का भी था। वह पढ़ाई का इतना दीवाना था कि उसकी पूरी जिंदगी सिर्फ उसी के इर्द गिर्द घूमती थी। वह बेहद गरीब परिवार से था और उसे लगता था कि पढ़ाई ही उसके परिवार को गरीबी से बाहर निकाल सकती है। सेना में भर्ती होना उसके लिए यूनिवर्सिटी तक पहुंचने का इकलौता रास्ता था। लेकिन जब उसे पता चलता है कि पढ़ाई खत्म हो चुकी है और अब कोई यूनिवर्सिटी बची ही नहीं, तो वह पूरी तरह टूट जाता है। वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अपनी किताबें फाड़ देता है और रोते हुए कहता है कि वह अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाया। जिस सपने के लिए वह जी रहा था वही अब खत्म हो चुका था। अगली सुबह सभी छात्र अपना थोड़ा बहुत सामान लेकर राजधानी की ओर निकल पड़ते हैं। यू, यांग और गाल भी उनके साथ चलते हैं, लेकिन अब कोई उनसे बात नहीं करता। पूरा रास्ता भारी खामोशी में गुजरता है। कुछ दूर चलने के बाद जुक फिर अपना आपा खो बैठता है। वह चिल्लाकर कहता है कि उन्हें जितने हो सके उतने एलियनों को मारना चाहिए। शायद ऐसा करने पर सरकार उन्हें इनाम दे और यूनिवर्सिटी में दाखिला दे दे। लेकिन इस बार भी कोई उसकी बात का जवाब नहीं देता। बाकी सभी चुपचाप आगे बढ़ते रहते हैं।
अब उनमें उम्मीद बची ही नहीं थी। धीरे धीरे जुक की मानसिक हालत और बिगड़ने लगती है, जबकि बाकी छात्र राजधानी की ओर बढ़ते रहते हैं। रात होने पर वे एक सुनसान मनोरंजन पार्क में रुकने का फैसला करते हैं ताकि सुबह फिर आगे बढ़ सकें। रात के खाने के समय सभी एक साथ बैठते हैं, लेकिन यू, यांग और गाल सबसे अलग बैठे रहते हैं क्योंकि बाकी छात्र अब भी उनसे नाराज थे। तभी किम सबके सामने उनकी तरफदारी करता है। वह कहता है कि यू और उसके साथियों ने जो किया वह सबकी उम्मीद बचाने के लिए किया था। अगर कप्तान ली आज जिंदा होते तो शायद वही फैसला लेते। वे गद्दार नहीं हैं। किम की बात सुनकर धीरे धीरे बाकी छात्रों का गुस्सा कम होने लगता है। एक लड़की खुद यू के पास जाती है और उसे वापस सबके साथ बैठने के लिए बुलाती है। यह सुनकर यू की आंखों में राहत के आंसू आ जाते हैं। वह, यांग और गाल फिर से सबके बीच आ जाते हैं। कुछ ही देर में माहौल पहले जैसा हो जाता है। सभी हंसने, बातें करने और मजाक करने लगते हैं। कुछ पलों के लिए ऐसा लगता है जैसे उन्होंने जो कुछ झेला था वह सब कभी हुआ ही नहीं। तभी एक लड़की मनोरंजन पार्क की बिजली चालू करने में कामयाब हो जाती है। देखते ही देखते पूरा पार्क रोशनी से जगमगा उठता है। सभी छात्र बच्चों की तरह झूलों पर बैठकर हंसने, चिल्लाने और खेलने लगते हैं, लेकिन जुक अकेला अंधेरे में बैठा रहता है। वह खुद से बातें करने लगता है। उसकी मानसिक हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि उसे अपने परिवार के होने का भ्रम होने लगता है और वह उनसे बातें करने लगता है, मगर किसी का ध्यान उसकी हालत पर नहीं जाता। उधर बाकी छात्र बाद में एक साथ तस्वीर खिंचवाने का फैसला करते हैं। चोल कैमरा उठाता है, लेकिन उसे उसमें एक पुरानी वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती है। ये वही छात्र रिकॉर्ड करके गया था जिसकी अस्पताल में मौत हुई थी। सभी वह वीडियो चलाते हैं। वीडियो में उनका दोस्त रोते हुए अपनी गलती स्वीकार करता है। वह सबसे माफी मांगता है और कहता है कि उसने जो झूठ बोला उसके लिए उसे माफ कर दिया जाए, लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हो पाती कि पीछे से एलियन उस पर हमला कर देते हैं। वह जान बचाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन भागते समय उसका पैर फिसल जाता है और वह खिड़की से नीचे गिर जाता है। वीडियो खत्म होने के बाद सभी की आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन अब कम से कम उन्हें यह सच्चाई पता चल चुकी थी कि उसकी मौत कैसे हुई और उसे किसी इंसान ने नहीं मारा था। इसी दौरान जुक पार्क में अकेला भटकते भटकते एक पुराना अखबार उठा लेता है। उसकी पहली खबर पढ़ते ही उसकी आंखों में चमक आ जाती है। उसमें लिखा था कि सरकार ने फिर से यूनिवर्सिटी प्रवेश परीक्षा शुरू कर दी है। उसे लगता है कि यह ताजा खबर है। वह खुशी खुशी अखबार लेकर एक लड़की के पास दौड़ता है, लेकिन लड़की अखबार देखते ही कड़वी हंसी हंसती है और कहती है कि यह कई साल पुराना अखबार है। इतना कहकर वह वहां से चली जाती है। बस यही बात जुक को पूरी तरह पागल बना देती है। वह गुस्से में लड़की का हाथ कसकर पकड़ लेता है और चिल्लाने लगता है कि वह झूठ बोल रही है। वह नहीं चाहती कि उसे यूनिवर्सिटी में दाखिला मिले। लड़की खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन धक्का मुक्की में उसका सिर जोर से टकरा जाता है और वह बेहोश हो जाती है। जुक उसकी मदद करने के बजाय पूरी तरह अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। वह बेहोश पड़ी लड़की को घूरने लगता है। तभी वहां से गुजर रहे गाल की नजर उस पर पड़ जाती है। गाल तुरंत दौड़ कर आता है, जुक को मुक्का मारकर लड़की को उससे दूर करता है और यह देखने लगता है कि वह जिंदा है या नहीं। लेकिन तभी जुक पीछे से एक पत्थर उठाकर गाल के सिर पर दे मारता है। इसके बाद वह अपनी बंदूक उठाता है और गाल पर कई गोलियां चला देता है। गाल वहीं दम तोड़ देता है। गोलियों की आवाज सुनकर बाकी छात्र उस तरफ दौड़ पड़ते हैं। तुरंत सोचते हुए जुक गाल के शव को पास की पानी वाली जगह तक घसीट कर ले जाता है और उसे पानी में फेंक देता है। जब बाकी लोग वहां पहुंचते हैं तो वह घबराने का नाटक करता है और कहता है कि अचानक एक एलियन आया, गाल पर हमला किया और उसे पानी में घसीट कर ले गया। घबराहट में सभी उसकी बात पर यकीन कर लेते हैं। वे बेहोश लड़की को होश में लाते हैं, अपने हथियार उठाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। रास्ते भर सभी गाल की मौत का दुख मनाते रहते हैं, लेकिन जुक के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं होता। उसे सिर्फ इस बात की राहत थी कि उसका सच किसी के सामने नहीं आया। उसके लिए सबसे बड़ी बात यह रही कि जब वो लड़की होश में आई तो उसे कुछ भी याद नहीं था। उसकी याददाश्त जा चुकी थी और अब जुक के खिलाफ कोई गवाह नहीं बचा था। कुछ समय बाद सभी को एक सुनसान स्कूल मिलता है। वे वहीं रात बिताने का फैसला करते हैं। दिन भर की थकान और दुख के कारण सभी एक ही क्लासरूम में बैठे रहते हैं, लेकिन किसी की आंखों में नींद नहीं होती। उधर जुक फिर अकेला बैठा होता है। तभी उसे पहले से भी ज्यादा भयानक आवाजें सुनाई देने लगती हैं। उसे डरावने भ्रम दिखाई देने लगते हैं और वह पूरी तरह अपना मानसिक संतुलन खो देता है। अचानक वह अपनी बंदूक उठाकर उसी क्लासरूम में घुस जाता है जहां उसके सभी साथी बैठे थे और बिना कुछ सोचे वह गोलियां चलाना शुरू कर देता है। पूरा कमरा चीखों से गूंज उठता है। जो भी बचने की कोशिश करता है जुक उसका पीछा करके उसे भी गोली मार देता है। आखिर में सिर्फ एक लड़की जिंदा बचती है। वह खुद भी बुरी तरह घायल होती है। अपनी बची हुई आखिरी ताकत से वह जमीन पर पड़ी एक बंदूक उठाती है और जुक पर गोली चला देती है। जुक वहीं मारा जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लगभग सभी छात्र अपने ही पागल हो चुके, साथी के हाथों मारे जा चुके थे। सिर्फ चोल बच पाया।
क्योंकि गोलीबारी के दौरान किम उसके सामने आ गया था और सारी गोलियां खुद झेलकर उसकी जान बचा ली थीं। चोल अपने सभी दोस्तों के निर्जीव शरीरों के बीच खड़ा कांपता रहता है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते रहते हैं। इसके बाद 2 साल बीत जाते हैं। आखिरकार सरकार ऐसा हथियार बना लेती है जो एलियनों को पूरी तरह खत्म कर सकता था। धीरे धीरे इंसान फिर से अपनी दुनिया बसाने लगते हैं। सब कुछ फिर सामान्य होने लगता है। स्कूल दोबारा खुल जाते हैं। यूनिवर्सिटी की प्रवेश परीक्षाएं भी शुरू हो जाती हैं। अब चोल एक परीक्षा कक्ष में बैठा दिखाई देता है। उसके सामने सवालों की कॉपी रखी होती है, लेकिन उसका ध्यान कहीं और होता है। उसे अपने सभी दोस्तों की याद आने लगती है। अगर वह सब जिंदा होते तो आज वे सभी इसी परीक्षा में उसके साथ बैठे होते। कुछ देर बाद चोल चुपचाप अपनी सीट से उठता है और परीक्षा बीच में ही छोड़कर बाहर निकल जाता है। उसे समझ आ चुका था कि अब कोई भी परीक्षा या सफलता उसके लिए मायने नहीं रखती। अपने दोस्तों को खोने के बाद वह सिर्फ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता था, उस जगह से बहुत दूर जहां उसने अपना सब कुछ खो दिया था।